नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी ललन टॉप की यूपी यात्रा इस समय सुल्तानपुर जिले में है। सुल्तानपुर जिसका नाम भी अब बदला जा सकता है। हमारा स्वाभिमान है कुछ आराम से बात होगी उस पर। मैं अभी जानकारी ले रहा था, सवाल आएगा अभी, पहले ही नहीं फायर हो जाना है। तो नाम हम बदले की योजना हो रही है। ये सब तरह के कुछ जगह वो ग्लो लाइट वाला भी लग गया है। हाँ, वहाँ लगा है ना। हाँ, वो मैंने देखा है, ग्लो लाइट लग गई है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि लगभग यूपी में चर्चा है कि जैसे फैज़ाबाद का नाम बदला गया, जैसे मुगल सराय का नाम बदला गया, जैसे इलाहाबाद का नाम बदला गया, सुल्तानपुर का भी नाम बदला जाएगा। और आचार संहिता लगने के शायद पहले बदल दिया जाए, ये भी संभावना सुनाई दे रही है। चलिए, कोशिश इस बार भी यही की गई है कि आम लोगों को ज़्यादा मौका मिले, लोग अपनी दिक्कत, अपनी बातें ज़्यादा बता सकें, बजाय इसके कि नेता माइक और कैमरा हाईजैक कर लें और हमें बहस को उकताकर बंद करना पड़े। और ये तमाम ज़िलों के बाद ये हमारा एक और ज़िला है जहाँ पर हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं और ये अभिलाषा रखते हैं कि बातचीत सारे लोग करें, एक दूसरे की बात को काट सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तर्कों के साथ काटिए। नारेबाजी और जयकारा, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, चिल्ला चिल्ली, एक दूसरे को नेम कॉलिंग करना, गाली देना, अब्यूज़ करना, अपशब्द कहना, ट्रोल करना, ये करने का मतलब होता है कि आपके पास करने के लिए बातें नहीं हैं। अगर आप ये करते हैं और ये करने के लिए बहस में हैं तो मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसे लोगों को अभी ही बहस में शायद कुछ हाथ न लगे। तो लोग हैं, उनसे बातचीत शुरू करेंगे। आप ही से बातचीत शुरू करते हैं और आप स्वाभिमान वगैरह की बातचीत पहले कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ऋषभ वर्मा है। ऋषभ जी। क्या करते हैं आप ऋषभ? जी, हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं। पढ़ाई करते हैं किस चीज़ की यार? बी फार्मा की। जी। मतलब फार्मेसी वगैरह जी, का? फार्मेसी। अच्छा, कहीं ट्रेनिंग भी चल रही है? जी, जिला अस्पताल में ट्रेनिंग चल रही है। जिला अस्पताल में ट्रेनिंग जी। चल रही है। अच्छा, अब ये बताइए, सुल्तानपुर में आप कब से रह रहे हैं? सुल्तानपुर में हम 4 साल से रह रहे हैं शहर और में। रहने कहाँ के वाले हैं? रहने वाले हैं बाहर के, मतलब जयसिंहपुर विधानसभा से। जयसिंह, मतलब जी, जनपद यही जनपद। लगता है ना? जी। जनपद यही है। जी। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि सुल्तानपुर में 4-5 साल के कामों का, मतलब विधानसभा चुनाव आ रहा है और आप समझ रहे होंगे कि 4-5 साल के काम कैसे काम हैं। उन कामों का हिसाब अगर आपको लेना हो सरकार से कि सरकार ने ये किया और ये इतना ऐसा किया और वैसा किया, वहाँ पर ये क्यों नहीं किया, वहाँ पर ये क्यों कर दिया, तो सरकार से हिसाब आप कैसे लेंगे? सरकार से हिसाब, सरकार ने अपना सब फंडा बता ही दिया है। फंडा बता दिया क्या? जैसे कि आप ये बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे बना है। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और एक शब्द में पूरे जनपद वासियों का पांव छूकर प्रधानमंत्री जी गए यहाँ से। एक शब्द में पूरे जनपद का पांव छूकर गए? जी जी। कैसे? वो बोले कि हम पूरे सुल्तानपुर वासी के पांव लागत हैं। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। काम बताओ गुरु, मोदी जी का शब्द नहीं पूछे, वो तो हम पीआईबी पे जाके पढ़ लेंगे। जी जी। काम बताओ क्या क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जैसे सड़कें काफ़ी गड्ढा थी पहले, और आप पहले के अपेक्षा सड़कों मछली पालन आप कर सकते थे, पहले इतना गड्ढा था सड़क में। पे मछली पाल सकते थे। जी जी। लेकिन आज आप देख लीजिए हर जगह सड़क बन चुकी है। यहाँ ये चौड़ी कड़र, जहाँ हम लोग खड़े हैं, चौड़ी कड़र भी हो रहा है। अच्छा, हो रहा है? जी, आगे अमाट चौराहे से चालू भी हो गया है। अच्छा, जी, चालू भी हो गया है। जी। और तुम एक स्वाभिमान की बात कर दिए थे, अब जी, वो जी। मुद्दा बताओ, क्या नाम होने वाला है इसका? कुश भवनपुर। कुश भवनपुर। जी। क्यों कुश भवनपुर किया जाता है? क्योंकि यहाँ कुश भगवान की नगरी थी। यहाँ कुश भगवान कौन थे भाई? कुश भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे। उनके बेटे थे? जी और ये भगवान कुश की नगरी थी? जी, उन्हीं के द्वारा ये बसाई गई। पौराणिक नाम इसका कुशभवनपुर ही था। ये मान्यताएं हैं। मुगल आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पे आक्रमण करके इसका नाम बदला गया, और इसीलिए लोग मानते हैं कि ये मुगलिया कलंक है, जिसको भाजपा जो कंसीडर की जाती है एक हिंदूवादी सरकार, और जो सनातन और संस्कृत के बारे में बात करती है, तो लोगों की अपेक्षाएं इसलिए भी बढ़ गई नाम बदलने के लिए जनपद की, कि कुशभवनपुर
हमारा स्वाभिमान, मतलब कि जो कलंक लगा है उसको हटाया जाए, वो हमारा स्वाभिमान है कुशभवनपुर। ये अभी तक लगता है। नगर पालिका भी जो यहाँ, यही नगर पालिका ही नहीं, 89 से जब महंत अवैधनाथ जी भी थे, वो भी चाहते थे, जो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर थे, अब योगी बाबा हैं, तो चूंकि ये उनका भी मुद्दा रहता था, वो भी चाहते थे कि यहाँ का नाम बदला जाए। और अब यहाँ पे काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी, यहाँ पे एक कुछ सैनिक की टीम भी बनाई गई जो मोटिवेट करती थी लोग, सैनिक की टीम, कुछ सैनिकों की, कुछ मतलब ये नाम बदलने के लिए, ये कलंक मिटाने के लिए एक ग्रुप ऐसा बना, जिसमें फेसबुक ग्रुप था, जिसमें लाख लोग, मतलब लाख लोगों का ग्रुप है वो फेसबुक पे। कौन बनाया टीम ये यहीं के जो युवा हैं वही सब बनाए। तो लोग आपस में फेसबुक पेज वो जोड़ा, फिर उन्होंने फिर इसको एक तरीके से नई धार दी। और फिर यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए, वहाँ भी ये लोगों ने विकास का मुद्दा नहीं रखा, क्योंकि विकास तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप चाहे एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे NHI के काम ले लीजिए, स्टेट हाईवेज के काम ले लीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन जो हाँ जी, तो लोग यहाँ चाहते थे कि फिर नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें भी ये मुद्दा रहा, फिर सरकारें भी बनी, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी तो लोगों को, जब योगी जी की सरकार बनी तो लोगों को ये लगा कि काफ़ी दिन से फिर सरकार में भी मांगे चली, विधानसभा में विधायक देवमणि जी हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया, यहाँ पे नगर पालिका ने एजेंडा पास करके जो बोर्ड से ज़िले का नाम और नगर क्षेत्र का नाम बदलने के लिए एक एजेंडा पास करके यहाँ से मुख्यमंत्री जी को, शासन को भेजा। फिर वो चीज़ें प्लान्ड वे में आई, तो अभी जल्दी में इधर 2 महीने पहले जब अलीगढ़ वगैरह के, जब यहाँ के देखा गया कि इलाहाबाद का नाम बदला गया, प्रयागराज हुआ, अयोध्या का फिर से गौरव वापस किया गया, उसको फायदा। आप लोग इतना बता रहे हैं कि गौरव दुनिया भर का ये सब की वापस आया। नाम बदलने से कौन सा गौरव, या नाम कोई नाम होने से कौन सा गौरव लुप्त हो जाता है कि ये पहचान देता है। मुगलिया शासक का हम लोगों को अभी भी जंजीरों में जकड़े हुए जैसा नाम है ये। नाम बदल गया तो गौरव वापस आ गया। बिल्कुल आ जाएगा, हिंदुस्तान का गौरव वापस आ जाएगा, जो नाम से ही आदमी जानता है। आप सिद्धार्थ जी हैं, आपको सिद्धार्थ जी के नाम से ही जाना जाता है। यदि आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। आपके पौत्र हो, आपके जो सुल्तानपुर का नाम चेंज किया रहा, लोगों को बुरा लगेगा। बिल्कुल, सुल्तानपुर का नाम जब चेंज किया गया था तब भी पौराणिक लोगों ने, जो पुराने लोग थे, उनको भी बहुत बुरा लगा था। मेरे नाम से काहे बाइनरी ड्रा कर रहे हो यार, हमारे नाम से काहे बाइनरी। एक उदाहरण दिया आपको, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे सुल्तानपुर का, सर आपका इंद्रदेव मिश्रा, क्या करते हैं सर? सामाजिक कार्य करते हैं। राजनीति करते होंगे, मुझे सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में मिल जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं यूपी बिहार का इतिहास जानता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी निकलते हैं। नहीं, वो तो देखिए, आपने चर्चा ही कर दिया, मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ज़्यादा सक्रिय रहते हैं आप। तो ये जो कुशभवनपुर की बात उठी, हमारी ये धरोहर है। हमारे आराध्य देव भगवान प्रभु श्री राम जी के वो पुत्र हैं, उनके द्वारा ये नगरी बसाई गई थी। इसलिए सुल्तानपुर की जनता चाहती है कि जो उनके द्वारा बसाई गई नगरी थी, हमारा मान सम्मान, हमारी संस्कृति वापस हो। इसलिए लोग चाहते हैं, मतलब कुशभवनपुर नाम बदल लीजिए नाम। अब आप भाजपा से हैं और सवाल यहीं पे है कि यहाँ पर एक सरकारी चीनी मिल है, वहाँ के कर्मचारियों को 32 महीने से वेतन नहीं मिला है। नाम बदल लीजिए आप, पूरे सारे प्रदेश का नाम, जितने जनपद है उनका नाम बदलने का कर लीजिए। 32 महीने से वेतन नहीं मिला सर। देखिए, उसके विषय में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 2019 में जब हमारी वर्तमान ये खबर गलत तो नहीं है ना कि 32 महीने से वेतन मिला है ना, रुका गया है ना, वो रुका है ना। मैं बता रहा हूँ कि चीनी मिल के कर्मचारियों का वेतन बकाया था, लेकिन सुल्तानपुर में जब माननीय मेनका गांधी जी एज ए प्रत्याशी के रूप में आई, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इस पे वार्ता करके कुछ बकाया वेतन इन लोगों को दिलाया। अच्छा। हाँ, और उसके लिए वो निरंतर लड़ाई लड़ रही। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली बाजार में आए थे, सौली विधानसभा में। निरंतर लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ, लड़ रही हैं। अपन नहीं है सरकार से। सुनिए, अरे भाई, विकास योजनाओं के लिए करना ही पड़ता। विकास योजनाओं के लिए तो अपने से यही आदमी प्रयास करता है। इसके पहले 48 महीनों का बकाया रहता था। जी के आने के बाद बहुत ज्यादा इनका जी
मेनका जी अपने ही सरकार से और उनके पुत्र और वो दोनों लोग कई चीज़ों से लड़ रहे हैं। मेनका जी के पास मेनका जी और मेनका जी के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबके पास एक ही जवाब रहता है कि वो अपनी सरकार से बात कह रही हैं। जब सरकार से आप काम करवा नहीं सकते हो तो यहाँ के सांसद होने का क्या फ़ायदा। 12,000 13,000 वोट से आप जीते थे। यहाँ चंद्रभद्र सिंह सोनू सिंह ने सांसदी का चुनाव 11-12 वोट 11-12 हजार वोट से, अगर उनके पुत्र आपको मैं बताता हूँ, उनके पुत्र अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हार जाते, इसीलिए उनकी सीट ट्रांसफर करके पीलीभीत भेजी गई। और उनकी माता जाते वरुण गांधी के से कोई खुश नहीं था, बहुत ही घमंडी नेचर है उनका, कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए भाजपा ने उनको यहाँ से टिकट काटा। भाजपा के इंटरनल सर्वे उनको बता रहा था वो यहाँ लड़ते हार जाते। अब इनको लाया गया, मेनका जी को यहाँ लाया गया, संजय गांधी जी यहाँ से लड़े हैं तो एक भावनात्मक भी जुड़ा लोगों का, तब भी वो 12-13 हजार वोट से जीती। चंद्रभद्र सिंह सोनू ने एकदम उनको समझिए हराते हराते वो आखिरी बूथ तक लगभग वो आगे चल रहे थे। लास्ट की बैलेट खुले लम्बुआ के जब वो आगे हुई, और 12,000 13,000 वोट क्या होता है। फिर जीतने के बाद ये अच्छा हुआ कि सुल्तानपुर की जनता ने उन्हें एक क्लीन स्वीप नहीं दी। उसे ये समझ गई कि इस जनता में आना होगा। तो इसका ये असर हुआ कि वो इस महीने हर महीने कम से कम 2 से 4 दिन यहाँ आ जाती हैं, दौरा करती हैं। हर महीने 2 से 4 दिन, हाँ, वो बाई रोड आती हैं। ये उनकी वरुण गांधी साल में 2 बार 3 बार, और यहाँ तक कि लोग बताते थे और यहाँ के लोग इतने नाखुश थे कि वो लापता के पोस्टर लगाते थे। जी। और इनका भी अगर इनको मंत्री पद वापस मिल गया होता तो ये भी ना आती। माता जी ये 4 बार आती हैं, बहुत काम भी बहुत माता जी कहते हैं उनको, लोग माता जी कहते हैं। लेकिन मेरा यही मुद्दा है, चलिए ये सुल्तानपुर ने कर दिया, उनको मजबूर कर दिया कि आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन उनके प्रतिनिधि, उनके लोग, भाजपा के लोग, सबका एक ही राग रहता है कि वो बात कर रही हैं। आप सांसद होके अगर अपनी सरकार से ही काम नहीं करवा पा रहे हो, मेरी बात क्या है कि हाईवे एक्सप्रेसवे सबकी बात हो गई। आपको मैं बताऊं कि लखनऊ से बनारस का 4 लेन 2015 में पास हुआ था, ये लड़ाई लगाने वाली बात कर रहे हो यार। जिसका काम नहीं वो वाला नहीं, जिसका काम जनवरी 2015 में शुरू हुआ। लखनऊ से सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से बनारस 2 पैकेज में बांटा गया। लखनऊ से सुल्तानपुर का काम 2019 जनवरी में चुनाव से पहले कंप्लीट हो गया। सुल्तानपुर से भी उसका हो गया, उसके पहले 2 पैकेज में बटा। और ये तो खैर आप बात बता रहे हैं, वो कंपनियों की बात है। बात सुनिए, फिर सुल्तानपुर से लखनऊ वाला दूसरा पैकेज, उसका काम जनवरी 2015 शुरू हुआ, और सुल्तानपुर से लखनऊ दिसंबर 2015 में। वो जनवरी 2015 से शुरू हुआ है, आज की डेट हो गई है दिसंबर की। आप अगर प्यागीपुर चौराहे से शुरू होता है, वहाँ से दसा अगर आप बनारस तक चले जाएंगे। बनारस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके घर को जाने वाले रास्ते की इतनी दयनीय दुर्दशा है कि 7 साल से उस पर काम हो रहा है, सब छोड़ के भाग गए हैं। गायत्री प्रोजेक्ट जिसको मिला था उसका कोई पता नहीं है, मशीनें खड़ी हैं, बड़ी मशीनें खड़ी हैं, रोज जाम लगता है प्यागीपुर चौराहे पे, इतनी धूल उड़ती है। और 7 साल से इस सरकार में काम नहीं हुआ। उनके प्रतिनिधि मेनका जी, और दुख क्यों होता है कि राष्ट्रीय स्तर नेता का होने का फायदा क्या है। जब चुनाव लड़ रही थी तो कहा जा रहा राष्ट्रीय स्तर की नेता, बात डायरेक्ट प्रधानमंत्री को कही जाएगी। लेकिन आज जब ये बात कही जाती है, उनके दरबार में जाके ये बात कहो जिसमें वो मिलती हैं सबसे, तो यही होता है कि बात कही जा रही है। अगर आप अपनी सरकार से बात कही है तो क्या कहती हैं कि वहाँ उनके प्रतिनिधि लोग कहते हैं, ज्ञापन दिया जाता है कि बात कही गई है। अरे 7 साल 19 में आप आई हो, 2 साल हो गया, 2 साल से आप बात कह रहे हो, और आपके कहने पे आपकी सरकार में काम नहीं हो रहा, तो सांसद होने का फायदा क्या है यहाँ से। तो सोनू सिंह जीत गए होते बसपा से। ये बात आपकी हो गई। मुआवजे की बात हो रही है, और सॉरी, अभी मुआवजे की बात करेंगे। अब मुद्दा ये था कि गन्ना जो मिल है उसका बकाया, चीनी मिल का बकाया 32 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है कर्मचारियों को। इन्होंने कहा कि उसके पहले 45 महीने से नहीं मिली थी। अरे मजदूर का पैसा पसीना सूखने के पहले उसके हाथ में होना चाहिए, 1 महीने का भी तनख्वाह नहीं बकाया होना चाहिए। अब आप उस मजदूर को बोलेंगे 45 महीने से बकाया नहीं है, जाके 45 महीने वाले हिसाब मांगो, क्या आप उसको उसकी तनख्वाह देंगे? ये बताइए हमको आप लोग। और वो जो पूरी बात तो मेरी हुई ही नहीं। 19 में जब वो आई तो चीनी मिल के कर्मचारियों ने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से प्रयास करके इन लोगों का बकाया वेतन उस समय दिलाया। ठीक है, फिर कैसे लग गया बकाया? सर देखिए, इसके लिए चीनी मिल के जीर्णोद्धार से ले करके उनके बकाया वेतन के लिए
मुख्यमंत्री जी से लगातार सांसद जी प्रयासरत हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग नहीं 550 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जर्जर स्थिति में है उस, हाँ, जीर्णोद्धार की बात चल रही है। और अभी आप कह रहे थे, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन कोई भी जब देखिए कोरोना काल में जिस तरह से माननीय योगी जी ने पूरे प्रदेश को बचाया है और गरीबों का कल्याण किया है, मतलब कि निःशुल्क राशन दे करके, मामूली बात नहीं हुई है। हाँ, अगर ये सुन लीजिए, अगर ये कोरोना काल न रहा होता। अभी वेतन पे बात कर लें, वेतन पे बात कर लें, मजदूरों के वेतन पे। मेरे लिए अभी मुझे लग रहा है अभी उस पर बात करना जरूरी है, कोरोना पे 1 मिनट बाद आ जाएंगे। हाँ, आप बोल रहे हैं 19 में ज्ञापन दिया, ठीक करिए। मैं आज उस चीनी मिल में होकर आया हूँ और उस चीनी मिल में अगर आपको जोर से खांस दीजिए ना, या किसी को ओए चिल्ला के बुला दीजिए ना, लगता है छत गिर जाएगी कपार पे आपके। वो पूरा चीनी मिल कोलैप्स हो जाएगी। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, आपकी बात सुन ली मैंने। अब उस चीनी मिल में बातें चल रही है 5 साल से। मेरा सवाल ये है कि बात ही चल रही है, सब कुछ पाइपलाइन में ही है। अरे मुझे एक कागज दिखाइए प्रोजेक्ट पास, मुझे खबर दिखा दीजिए, बाद में पड़ताल करेंगे कि फेक खबर है कि असली खबर है कि भाई पास हो गया है। बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं की जा सकती। जितनी सरकार ने, इस सरकार ने जितनी काम किया, जितना काम किया है, इसके पास क्या मुद्दा हो सकता है? जब से वो चीनी मिल का निर्माण हुआ भाई साहब, तब से किसी सरकार ने उसके निर्माण के लिए काम किया। काम नहीं होना चाहिए आपका मतलब? कर रहे हैं ना, हम तो कर ही रहे हैं। मेनका जी ने उसे बजट पास करके दिया। उस बात को समझ नहीं पा रहे। सॉरी, आपका नाम क्या है? अंकुर तिवारी। अंकुर, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। एक आदमी, उसको 32 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आप खुद सोचिए, वो 32 महीने से काम पर जा रहा है, वो 33वें महीने। 5 उंगली बराबर नहीं। ऋणहीन नेता हैं यहाँ पे, जितने नेता हैं वो ऋणहीन नेता आ रहे हैं। पहली बात, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो पुराने कार्यकर्ता सही के हैं। ये लोग गणेश परिक्रमा करके टिकट ले आते हैं। हाँ, गणेश परिक्रमा मतलब कि जैसे आप मेरे खास हैं, आप पद पे हैं, मैं घूम लूँ आपको। गणेश जी ने घूम लिया था माता जी, ये टिकट ले आते। इनको जनता से मतलब नहीं। जनता जनार्दन तब तक है, जैसे मेनका जी चुनाव लड़ रही थी तब चीनी मिल वालों को काम था, तो वो जब 19 में आई उन्होंने काम करा दिया, जो इनके हिसाब से कि उन्होंने वेतन दिला दिया। अब वो जीत गई तो काहे 32 महीने का आपको देंगी? आप बताइए। अब जीत गई हैं तो प्रक्रिया चल रही है, आप फोन करिए, हाँ लेटर भेजने से काम नहीं होता है। यहीं अमहट चौराहा है, अमहट चौराहा, वहाँ पे ओवरब्रिज बनाए जाने की बात हो रही थी। 2 जिलों को वो जोड़ता है, इधर लखनऊ हो गया, ये NH जा रहा है। वहाँ पे वो चौराहा आज नहीं, विजन नहीं है, लोगों के पास विजन नहीं है। वो अगर ओवरब्रिज बन जाता, वो भी कही गई बात कि 300 करोड़ से बनेगा ओवरब्रिज, फलाना ये वो होगा, होता कुछ नहीं है। पेपर वालों को, यहाँ की मीडिया को मैनेज कर लिया जाता है, दूसरे दिन में पेपर में छप गया कि ये बन गया, वो बन गया, बनता कुछ नहीं है। बहुत रेयर लोग हैं जो सही में काम कर रहे हैं, बाकी काम नहीं हो रहा है। आप किसानों की समस्या पे आइए, आवारा पशु घूम रहे हैं। सरकार ने निसंदेह, योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था हो, कुछ चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त बदलाव किए हैं, लेकिन यहाँ चूंकि लोकल वाले नेता ये ऊपर बात अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, गणेश परिक्रमा हम इनकी करके आए हैं तो इनको खुश रखेंगे, हमको टिकट अगली बार भी लेना है जी। 6,000 से आप बताइए अंकुर जी, 6,000 आपको दूंगा, आप खर्चा चला लेंगे। आपका खेत मवेशी चर जाए, आपका खेत मवेशी चर जाएंगे, मैं आपको 6,000 दूंगा, आप चला लेंगे। आप लोग ही चिल्लाते थे पहले कि गाय कट रही है, गाय कट रही है। अब जब गायों को बचाया जा रहा है तो आप लोग कह रहे हैं नहीं, राशन फ्री दे रहे हैं। गाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आवारा मवेशियों की बात कर रहा हूँ। आवारा मवेशी कहाँ से आ रहे हैं? तो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए ना। सरकार बंद हो गई है। आपका नाम क्या है? हिमांशु मिश्रा। मेरी एक नेता से बात हो रही थी 2 दिन पहले, कल या परसों मेरी एक नेता से बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, बीजेपी के एक नेता है, वरिष्ठ बहुत नामी गिरामी नेता है यूपी के, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आवारा पशुओं पे आपका क्या कहना है? आवारा पशुओं को लेकर भयानक रोष है लोगों में। तो वो बता रहे हैं कि यार जो भी आवारा पशु पे सवाल उठा है उससे पूछिए गाय का कटवा दें, क्या जानवर कटवा दिया जाए, बूचड़ खाना खोल दिया जाए यूपी में। बोलते हैं कि यार ये सब सवाल पूछने पे बाकी लोग बैकफुट पे जाते हैं। क्या मतलब करना, उपाय क्या हो? गौशाला उपाय जैसे सरकार ने कहा गौशाला खुल गई,
न्याय पंचायत गांव स्तर पे गौशालाएं बनाई गई, करोड़ों रुपए उनमें इन्वेस्ट हुए, उसके संचालन की बात नहीं हो रही। आप चीनी मिल की बात कर रहे हैं, वही चीज़ें जब प्राइवेट जा रही हैं, प्राइवेट कंपनी को देने के लिए आपके पास पैसे हैं, आप सरकार को वैसे जो सरकारी मशीनरी है वैसे आप बैठा दे रहे हैं। यहीं पे BHL है, BHL पहले और अन्य सरकारों में काफ़ी अच्छी चलती थी, लेकिन अब चूँकि प्राइवेट लोगों को जो लोग कहते हैं कि निजी हाथ हम दे रहे हैं, तो मशीनरी बैठ जाएगी, सरकारें वो दोहन करेंगे युवाओं का, वो 8,000 में नौकरी आपको देंगे, कहेंगे इतने में काम करना, आप खुशी खुशी जाएंगे, सरकारी नौकरी एकदम ख़त्म कर देंगे। 8,000 में आप बताइए, आज के महंगाई के दौर में 8,000 10,000 में कौन खर्चा चला लेगा? हमको अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ के पलायन करना पड़ेगा, हम जाए विदेश रहें। अभी देखिए एलॉन मस्क ने कहा है, अभी 2 दिन पहले, ये जो नए नियुक्त हुए हैं, देखिए नाम नहीं उनका, पराग जी, CEO ट्विटर वाले, पूरा यहाँ का मतलब इन चीज़ों पे बातें नहीं होती। युवा यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकारी आदमी कितने मेहनत नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। मैं भी मैंने बी फार्मा कंप्लीट किया यहीं से। मुझे अगर नौकरी के लिए भारत जो है फार्मा का हब माना जाता है। नहीं, आप पहले इलॉन वाली बात पूरी कीजिए। हाँ, वो एलॉन मस्क ने कहा, सब कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो अच्छे युवा हैं वो विदेश जाके नौकरी कर रहे हैं, वो टैलेंट हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये टैलेंट हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये हमारी जो प्रतिभाएं हैं ये विदेश में जाके ना रहे, हमको यहाँ पे एक्सपोजर देना होगा उनको। ये माइग्रेशन होगा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी में ये अच्छा भी होता है, ये कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन लोग की जिस हिसाब से है और जिस हिसाब से अभी थोड़े दिन और बढ़ेगी तो उस हिसाब से माइग्रेशन होंगे। लेकिन वो पहले के माइग्रेशन है, बहुत नए स्टार्टअप के कल्चर भी आ रहे हैं, लोग बन रहे हैं। इसी देश में विजय शेखर शर्मा खड़े हो रहे हैं, इसी देश में ओयो इलेक्ट्रिक की इतनी बढ़िया गाड़ी लेके ओयो यहीं पे बना रही। तो अब वो ब्रेन ड्रेन का जो मामला है वो होगा, वो ठीक है, वो होता भी है, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन को एक कोई कंट्री, ओला की बात कर रहे थे। हाँ हाँ सॉरी, ओला की, ओयो के जो फाउंडर हैं वो खुद एक क्या कहते हैं स्टार्टअप के जीते जागते उदाहरण हैं। तो इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर नहीं किया जा सकता है। ब्रेन ड्रेन होगा, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन कुछ लोग फिर यहाँ भी रहेंगे, तो वो चलता रहेगा। वो तो पूरी थ्योरी यही है कि क्या कहते हैं कि जो 2100 तक, मतलब 2100 तक की जनसंख्या जो होगी भारत से जाएगी, अमेरिका में कुछ काम करेगी, क्योंकि पॉपुलेशन ही ऐसी होगी। अब जो हाँ, तो अपने यहाँ सबको नहीं मिल सकती है यार, सबको नहीं मिल सकती। हाँ, नहीं, मैं मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सबको नहीं मिल सकती है। इसमें सरकारों को ये करना चाहिए, सरकार क्लियर कर दे, सरकार ये कह दे कि भाई या तो साफ साफ आपके कह दीजिए कि मैं हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता हूँ, हमारे पास इतनी वैकेंसी, हम इतने में सरकार ने खेल कर दिया है। सरकार बोलती है नौकरी शब्द नहीं, सरकार ने नौकरी शब्द को रोजगार से रिप्लेस कर दिया है। और रोजगार से रिप्लेस कर दिया है। रोजगार में हाँ बोलना है तो आगे आ जाइए, मैं सुनूं, मुझे दिखाई कम देगा इस लाइट वेट में, इतने हल्ले गुल्ले में। जिसको बोलना हो मुझे आवाज दे दे और आ जाए आगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी जी। शहर वालों से ले लीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई शहर वालों का है और गांव वालों का है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है कि शहर वालों को बोलना है, जवान को बोलना है, ऐसे बोलना है, उसको बोलना है। कोई भी बोले, कोई भी इंसान बोल सकता है। बोलना है तो बताइए, कुछ आप बताएं तो कैसे आप क्या बता रहे थे कि आपको पेपर लीक मामले पे कुछ बोलना था। तो पेपर लीक का मामला, तो पेपर तो करवा के धन उगाही होती है ना। जब भी पेपर होता है लीक हो जाता है, जब भी पेपर होता है लीक हो जाता है। कोई भी चीज हो लीक हो जाता है ना। तो लीक करने वाले और लीक कराने वाले, हमें तो लगता है सर इसमें धन उगाही करते हैं लोग, बहुत करते हैं। हाँ, धन उगाही के लिए पेपर कराते हैं और पेपर लीक करवा देते हैं। बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम तो यहीं सुल्तानपुर से रहने वाले। बिहार से आप बता रहे थे, बाहर बिहार से आए हैं? नहीं, देहात से आए हैं, देहात से आए हैं। अच्छा, और यहाँ पे देहात में सदर में तो हालत लोग बताते हैं, सदर में अभी तो काम धाम हो रहा है और देहात में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। विकास हो रहा है उधर? हाँ, पूरा। शिक्षा में आप देख लीजिए, अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था। कोरोना में 40 लाख लोग मरे हैं और 4 लोग का आंकड़ा देने में सरकार की पटती है। अरे यार, स्वास्थ्य में तो ये बात हो गई।
और शिक्षा में आप देख ही रहे हैं, पेपर करा के पेपर लीक, के पेपर करा के पेपर लीक। ये तो धन उगाही करने का एक जरिया बन गया है सर। अगर आप दूर से अगर आप सोचेंगे कि कितने पेपर हुए और कितने लीक हुए, तो आप देखेंगे सर, यकीन करेंगे आप कि हाँ, हो सकता है कि धन उगाही इसमें होती हो। क्योंकि एक बार पेपर करा के अगर लीक हुआ हो तब तो हम माने कि चलो भाई हो गया, चलो भाई हो गया। लेकिन पेपर हुआ लीक, क्या मतलब कब से हो रहा है? क्या कब से आप तो जानकार हैं। अरे हमको क्या, हम नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। 10 साल 50 साल से हो रहा है। हम ही जानकार नहीं हैं। अच्छा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और रोजगार के मामले में 2 करोड़ नौकरी आ गई भैया। हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं। हाँ, 2 करोड़ नौकरी आ ही गई। आप गहरा मार रहे हैं चाचा। अधिकारी लोग, आप सबसे गहरा वाला मार रहे हैं इस समय। अधिकारी लोग घर घर में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया कोई बेरोजगार तो नहीं है। इतना रोजगार आ गया, इतना रोजगार आया है। जो 20,000 रुपया कमाता था व्यक्ति, 5,000 रुपये कमा रहा है। सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था, अब सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है कि अब सब्जी कैसे खरीदेंगे। अच्छा, 20,000 वाला 5,000 पे आ गया है। बच्चे घर के जो 20,000 लोग कमाते थे, गार्जियंस लोग अगर 20,000 रुपए कमाते थे तो 100-200 रुपए तो बच्चे ऐसे यूं में निकाल लेते थे, रेजकारी वाली जेब से। कोटा वाला राशन भी तो नहीं चलता। चाचा, कोटा वाला राशन भी तो बिक रहा है। सर, कोटा वाला राशन अगर बिक रहा है तो भूखमरी में भारत की स्थिति आप जान रहे हैं। भूखमरी में भारत की स्थिति अव्वल है भैया। आप पाँच आप आंकड़ा उठा के सर देखिए, आंकड़ा उठा के देखिए। आपका वो सुदामा प्रसाद यादव। क्या करते हैं सुदामा जी? मैं दूध बेचता हूँ सर, दूध बेचते हूँ। और भूखमरी में भारत का हिसाब किताब अव्वल दर्जे पर है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक आया था उसकी बात कर रहे हैं वो। आप लोग पूछ रहे थे कौन सा डाटा, मुझे पता है नहीं, लेकिन वो ग्लोबल वो हंगर इंडेक्स का मतलब 4-5 जगह पैसा लेना है, वो हमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, सुदामा जी प्रणाम सर। तो हाँ। भाई साहब बार 5 किलो गल्ले की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है बात? ये भाई साहब बैठे हैं चर। अच्छा, और उसके बाद सुनिए, भाई 35 किलो। मैं आता हूँ एक सेकंड, मैं इनकी बात सुनूं 5 किलो गल्ला, फिर आप जवाब देंगे, ठीक है? हाँ, 5 किलो गल्ले की बात क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, एक घर के मुखिया को घर चलाना कठिन लगता है, लेकिन नाम है आपका? शौर्यवर्धन सिंह नाम मेरा। और क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ साथ में अपना। नेता होता भी है? नहीं, नेता होता नहीं है, बिजनेस। हाँ, पक्का। सुनिए, नेता वालों का निकल जाता है, नहीं, बोल देता है। यूथ के हैं हम, नेता नहीं है। पता चल गया? नहीं, सुनता आया है कि युवा मोर्चा मुझे पता चला। पहले सुनिए हमारी बात। तो बात जान तो सही बता दीजिए। मैं LLB का छात्र हूँ। हाँ। LLB का छात्र हूँ और बिल्डिंग मटेरियल का अपना काम भी करता हूँ। ये बिजनेसमैन भी है, तो पढ़ाई भी है। और क्या? LLB का छात्र उसके हूँ। अलावा मतलब आगे वाला बिल्डिंग मटेरियल का काम, जो भी नहीं आया कैमरे पे, बिल्डिंग मटेरियल। नहीं, वो कैमरा बताएंगे, वो अभी नहीं सुनिए। बताएंगे। नहीं यार, लेकिन सच बता रहे हैं, अगर पार्टी वाले देखेंगे कि उनके पार्टी के पदाधिकारी अपनी पहचाने नहीं बता रहे हैं कैमरे पे, मैं ऐसे हाँ मेरे पिताजी हैं, मतलब भाजपा में है, ये कांग्रेस में थे, भाजपा मेरी में। बात सुनिए, मुद्दे पे आइए, भटकाइए ना, पहले पे सुनिए। एक घर चलाना कठिन होता है, घर चलाना कठिन होता है, और घर के मालिक की आलोचना करना, उस परिवार की सबको संतुष्ट नहीं कर पाता मालिक। लेकिन इस सरकार ने काफ़ी हद तक लोगों को संतुष्ट किया, लेकिन कुछ हर जगह। आप ये बताइए, एक सांसद, ऐसी सांसद हैं हमारे यहाँ की, ये हर महीने 4 से 5 बार आ रहे हैं, अभी 7 तारीख को फिर आने वाली हैं, ठीक है? इसी पे पूरी बात सुनिएगा भाई साहब, आप ही बोल लीजिए, फिर बाद में हम बोलेंगे। बोलो यार। तो 7 तारीख को फिर आने वाली हैं, 4 से 5 बार आती हैं, और हर एक लगभग गांव में, हर गांव में पहुंचती हैं और सबसे मिलती हैं। एक प्रधान तो इस चौखट पे पहुंच नहीं पाता, तो सांसद कैसे पहुंच जाएगा? आप यहाँ किसी भी और लोगों को पूछ कुछ सकते हैं। कुंठित विचारधाराओं के लोग हैं, जो जैसे पड़ोसी होता है, पड़ोसी से हमेशा जलेगा। तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के जो विरोधी हैं, वो हमेशा उनकी बुराई करेंगे, कितना संतुष्ट कर लो। कहीं भी राशन मिल रहा है, राशन मिलने, मतलब ये तो बुराई करेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरी बात कौन सुनिए, जाके कोई मुद्दे पे आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। कह रहे हैं रोड खराबे हैं, रोड खराब हो रही है। अभी रोड, सारी रोडें बन रही हैं, आप गली गली जाइए, वहाँ पे जाइए, सारी रोडें बन रही हैं। अध्यापक है भाई साहब। अभी देखिए, अंत्योदय योजना के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि अंत्योदय योजना के कार्ड धारक जो भी होंगे, उनको 35 किलो राशन फ्री मिलेगा।
35 किलो ठीक है 35 किलो सुनिए कुल घरे रसने ले बिया तो फिर तो हो भी तो दूसरे काम में न करे जावे आप बैठे 6000 वो सरकार फ्री दे रहे हैं बात वैसे कर रहे हो सुनिए उसके बाद में तेल भी फ्री है जो मैं कह रहे हैं महंगा है गरीबों के लिए तेल फ्री नमक फ्री साथ साथ दाल भी सरकार देने का ऐलान कर चुकी है। अब आप आइए हमारे सांसद की बात करिए। पहले मैं जो मुद्दे पे था भटका रहे हैं लोग मुद्दे पे जो था कि हमारे यहाँ के जैसे कहते हैं घर चलाना आसान होता है नहीं मतलब लोगों को लगता है बहुत आसान है तो सांसद जितना काम कर रही हैं हर जगह अभी गई थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास में इधर एक रेल का उद्घाटन किया उन्होंने बैठ की गई और मुख्यमंत्री जी से मिली उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी से जितनी सड़कें और रुकी हुई हैं सबके लिए उन्होंने बोला कि हमें ये सड़कें चाहिए उन्होंने हामी किया ठीक है हामी भरा कि हम ये सड़कें आपको देंगे और आती हैं हर जगह पहुंचती हैं हर गांव पहुंच रही हैं हर गांव में उनकी मीटिंग लग रही है हर जगह पहुंच रही हैं लेकिन लोग इतना जैसे कहते हैं कुछ विरोधी खेमे के लोग हैं तो उनको वो चीज़ें मतलब पच नहीं रही डाइजेस्ट नहीं हो रही वो चीज़ें कि कैसे एक सांसद इतना आ रही है और लोग कुछ कह रहे हैं कि 12,000 वोट से जीत गई ये कर दी ये चीज़ें जैसे कह रहे हैं 12,000 वोट से दो हाथी साइकिल पे सवार हुआ आदमी अगर 12,000 वोट से भी हार रहा है यहीं का लोकल इंसान वो बाहर से आ रही हैं एक बड़ी नेता भले हैं लेकिन यहीं का जिनका दबदबा है वो 12-14,000 वोट से मान लीजिए हार रहे हैं वो हारे 16,000 वोट से थे और दो साइकिल हाथी दोनों पे सवार थे 14,000 में क्या होता है दोनों विधान एक केंद्र देखिए एक केंद्रीय नेता दूसरे पे महिला और मेनका गांधी मतलब वोट की गारंटी वो और देखिए दुर्भाग्य है आप सुल्तानपुर के हैं दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के लोग दूसरे में अपना जनप्रतिनिधि खोज रहे हैं। ये बताइए वरुण गांधी यहाँ पे रिपीट काहे नहीं वरुण काहे और देखिए जिन सोनू सिंह की ये बुराई कर रहे हैं जिन सोनू सिंह चंद्रभद्र सिंह की बात ये कर रहे हैं वरुण गांधी ने उन्हीं को अपना प्रतिनिधि बनाया था वो निर्दलीय लड़ते हैं तो 4-5 हजार वोट से उनके छोटे भाई अभी सौली विधानसभा चुनाव हाँ वो निर्दलीय लड़ते हैं उनके पिताजी 93 में जब मिले मुलायम काशीराम और उसके बाद रामलला की सरकार थी उसके बावजूद वो विधायक बने थे ये उस परिवार का दबदबा है आप उसको वो दरबार लगाते हैं हजारों लोग वहां पे बैठते हैं वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं आप चाहे जो कहिए उनको ये नहीं यहाँ पे अर्जुन सिंह विधायक हैं भाजपा के हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो जनता के नेता हैं आपने 14-16 हजार की बात की तो वहां से बात रिफ्लेक्ट होती है मैं बात का सिरा वो उन्होंने पकड़ा उस 14-16 हजार वाली बात को और आपके कोटे वाली बात पे जवाब ये देंगे गणेश परिक्रमा वाले नेताओं की जरूरत सुल्तानपुर को नहीं है कि बाहर ये कोई वो नहीं है कि खाला जी का घर आप आए मुंह उठा के हमें यहाँ का नेता चाहिए जो यहाँ की समस्याएं समझे आप 4 बार एक बात है अभी सड़क की बात एकदम करेंगे मैं ये अनाज पे कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ क्या नाम है भाई साहब बार 5 नाम बता दीजिए रुस्तम नाम है रुस्तम जी बताइए सर हम भी बोलना चाहेंगे हाँ सर आएंगे बार ये बार 5 किलो अनाज ये थोप रहे हैं 5 किलो अनाज से सब पूरा घर चल जाता है आप ही बताइए इन्होंने 5 किलो एक आदमी पे मिलता है कि पूरे घर पे मिलता है एक आदमी पे 5 किलो मिलता है अगर 2 लोग हैं तो 10 किलो हुआ उसके 1 महीना नहीं चलेगा वो खत्म हो जाएगा समझे महीने में सुनिए मिलता है अभी फिर शुरू कर दिया 2 बार हो गया ठीक है और सुनिए और उसके बाद अखिलेश के बारे में हमको ना कहिए अखिलेश हमारा लेना देना नहीं है आप भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं सुनिए उसके बाद जो है ये 5 किलो बताते हैं ये क्यों नहीं कहते कि जो 100 रुपए का सरसों का तेल था 200 में बिक रहा है क्यों बिक रहा है भाई बताओ आज डीजल भी इतना महंगा बिक रहा है चीनी का दाम बढ़ गया हर चीज बढ़ गया तो फ्री में क्या दे रहे हो भैया तो वो तो ले ही ले रहे हो आप तो ले रहे हो तो आप महंगाई के नाम पे तो लूट लिए जनता को हर जगह तो लूट लिए आप फिर उसी का एहसान मत बताइए हाथ काट लीजिए उसके बाद खाना खिलाइए हमें पसंद नहीं है हमें रोजगार चाहिए हम खुद करके कमाएंगे खाएंगे ये हमें चाहिए ये थोड़ी हमको 35 किलो राशन दे दीजिए और हम बैठे रहें वही खाते हुए सब बिजनेस करें सब कमाएं सब पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था अपना देखें हम लोग सिर्फ राशन पे टिके हैं 35 किलो राशन खा के हम पड़े रहें और हमको ये नहीं देखना सब गाड़ी से चल रहे हैं सब मकान बढ़िया बना रहे हैं सब शहरों में जाके रह रहे हैं ये नहीं चाहिए हमको सिर्फ 35 किलो राशन ही चाहिए तो राशन को नहीं चाहिए हमको काम चाहिए बस 20 रुपए का थैला जो राशन में बांटा है 35 किलो का थैला है और 5 किलो का राशन है
अच्छा, हाँ सरकार इसको भी बताओ ना। प्रधान जी, मेरा नाम राजवीर है। मैं यहीं राजवीर जी, राजवीर। तो भैया जैसे कह रहे हैं कि सड़कें बन रही, ठीक है, हम मान रहे हैं सड़कें बन रही हैं, लेकिन इस सुल्तानपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जाम, इस सुल्तानपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप गोलाघाट से निकल जाइए क्रॉसिंग तक गभड़िया, अगर एम्बुलेंस फंसी है तो मरीज मर जाएगा लेकिन उसकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आप जी भैया पहले सुन लीजिए, भैया मैं भी बीजेपी का हूँ, मैं भी वोट देता हूँ, लेकिन सुन लीजिए या सुन लो, जवाब दे देना, सुन लो, जवाब दे देना, ठीक है। चाहे वो प्रशासनिक स्तर की लापरवाही हो जी, चाहे वो प्रशासनिक स्तर की लापरवाही हो, चाहे हमारी वजह से हो, चाहे ठेले की वजह से, लेकिन जाम लग रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब मैं आपको बता दूं, यहीं खड़े खड़े ये सड़क चौड़ी हो रही पिछले 8 महीने से, जहां आप खड़े हैं, ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है, जाम लग रहा है, काम की स्पीड बहुत स्लो है। सांसद जी आती हैं, दौरा करती हैं, काम होता है, ठीक है, उसके बाद काम रुक जाता है। ये जाम की समस्या, जाम के लिए विधायक क्या करेगा? मेरा सवाल ये है, विधायक विधायक मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो है, जो पिछले विधायक थे अनूप संडा जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ से सब्जी मंडी जाती है, ये सब्जी मंडी कहीं ना कहीं हम शिफ्ट करवाएंगे। जो सबसे बड़ा कारण है वो, हाँ, वो कहीं भी करवाएंगे, वो उनकी बातें कहीं ना कहीं करवाएंगे, ठीक है। और उसी रोड पे यहाँ का जिला हॉस्पिटल है। मैंने किसी को भी रोका? तो किसी भी सबकी बात सुन रहा हूँ ना, मत चिल्लाइए, प्लीज मत चिल्लाइए ऐसे। उसी सब्जी मंडी के बगल से जिला हॉस्पिटल है। सर, मैं प्राथमिक शिक्षक कर्म सहायक अध्यापक तौर पे कार्यरत हूँ। जैसे आपने शिक्षक में सहायक अध्यापक तौर पे कार्यरत हूँ भदैया ब्लॉक में। जिस प्रकार आपने चीनी मिल वालों की बात कही है कि वहाँ पे जैसे उनको 32 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसी प्रकार मैं आज आपके इस मंच से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग के 60 साल 62 साल की उम्र के बाद हम लोग को कोई भी पेंशन की कोई स्कीम नहीं है। एक पहले OPS स्कीम थी, लेकिन अब उसको NPS स्कीम में बदले हैं। अगर NPS अगर इतनी ही अच्छी है तो हमारे विधायक और सांसदगण उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? वो उन पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? इसी बात से जोड़ते हुए यही पेंशन पे हम भी शिक्षक हैं, और यह बात मैं जोरदार ढंग से आपके इस मंच से, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं अगर ये बात वहां तक पहुंचती है। सरकार जो है एक समानता की बात करता है, जो है अभी 1 पेंशन 1 रैंक की चिल्ला रहे थे, जो है तो यहाँ पे कर्मचारी इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद ये जो है 60 साल के बाद रिटायर कर देंगे। रिटायर होने के बाद एक फूटी कौड़ी उसके हाथ में नहीं जाएगा। आज आप ये सोचिए कि जब वो 60 साल के बाद अपने घर लौटेगा, जब उसकी शरीर अक्षम हो जाएगी, उस समय वो खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से करेगी, जो है। और पेंशन को इन्होंने लोगों ने रोका, और पेंशन के नाम पे एक भी शब्द बोलने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। ये ऐसी स्थिति में सरकार के साथ कैसे हम लोग विचार कर सकते हैं कि हाँ, ये सही ढंग से कर्मचारियों के साथ न्याय कर रहे हैं, जो है। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, 2-3 चीजें हैं। एक तो अब जब अनाज और राशन की बात हो रही है, इस पे मैं एक चीज समझना और बताना भी चाहता हूँ। किसी देश में अगर अनाज गरीबों को या जरूरतमंदों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। उस देश का व्यक्ति या उस प्रदेश का व्यक्ति उस का साइलेंट, पुलिस चेकिंग नहीं करती है क्या यहाँ पे? सर प्रशासन वाली बात। नहीं, पुलिस चेकिंग की नहीं करती। और एकदम साइलेंसर गड़गड़ा के चला गया एकदम। साइलेंसर गड़गड़ाना, उसको ऐसे करना कि वो बुलेट हमारे घर के बच्चे, हमारे आपके घर के उपद्रवी तत्व हर जगह पाए जाते हैं। मान लीजिए तो ठीक है। अब सुनिए, अब मिला जुला के बात ये हो जाती है, किसी सरकार में अगर ना गरीबों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है, किसी भी अगर रिजीम में गरीबों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस देश में, उस जगह पे, उस कालखंड में
वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो कमा के खा सकें, ठीक है प्रतिभा की कमी भाई 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 सुन लो लेकिन इस कोरोना कम काल का में जो लॉकडाउन हुआ उससे लोग विफल रहे हैं, कारोबार पूरी तरीके से ठप रहा है, तो इसलिए कमाने का जरिया जब बन रहा है तो मोदी सरकार ने ये वैश्विक महामारी थी, इसमें हर देश प्रभावित हुआ है। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है इंडिया की, तो ये समझ काफ़ी हद तक हैंडल हो गया। मुझे तो लग रहा था कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या साफ हो जाएगी, लेकिन सरकार ने यहीं पे आप देखिए हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जो यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं जयप्रताप सिंह जी, ट्रॉमा सेंटर अखिलेश की सरकार में बन गया, ऐसे ढांचे खड़े हैं, चल नहीं रहे थे, उन्होंने मंत्री जी ने यहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंट करवाए, चीज़ें फैसिलिटी दी, ट्रॉमा सेंटर चलने लगा। ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट तब लगा जब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? पूरे जगह हर जगह ऑक्सीजन प्लांट तब लगा है जब सेकंड वेव गिरने लगी है, हर जगह सेकंड ऑक्सीजन लोग मरे हैं यार। ऑक्सीजन प्लांट तब ऑक्सीजन प्लांट फर्स्ट वेव के बाद लग जाता तो मैं मानता कि वो ऑक्सीजन प्लांट का काम था। ये लोग विजन नहीं है ना कि आगे की सोच सकें। पहली बार आया, पहली बार वाले में लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है आदमी का, लोगों ने सोचा ही नहीं। चूंकि अब यहाँ वाले जाके जब हम यूपी के हैं, हम फार्मा में रिसर्च कर रहे हैं, हम दवाओं के बारे में जान रहे हैं, हम बीमारियों के बारे में जान रहे हैं, हम जाके विदेश नौकरी करेंगे, हम क्या यहाँ आके बताएंगे? हम पहले वहाँ के लोगों को बताएंगे ना, जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं। इंडिया फार्मा का हब माना जाता है, जो मैं बात बता रहा था। इंडस्ट्रियल समिट होते हैं, 30,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, 50,000 करोड़, हमको दिखा नहीं। इंडस्ट्री कहाँ है आप बताइए? फार्मा एक यूपी डीपीएल थी अमौसी एयरपोर्ट के जस्ट सामने, वो बंद हो गई। सरकारी संस्था जो दवा बनाती है प्राइवेट हाथों से खरीद रहे हैं। यहाँ के युवा को वो फार्मेसी में बैचलर करता है तो उसके सामने स्कोप क्या है भाई साहब कि वो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे। फार्मासिस्ट जो रिसर्च कर रहा है बैचलर में, वो दवाएं खोजते हैं, वो बीमारियों के बारे में वो सब चीज़ जान रहे हैं। वो जाके या तो हम हरिद्वार में जाके पैसा प्राइवेट कंपनियों में हमको लगना है, वो दोहन करेंगी हमारा। सरकार हमको व्यवस्था नहीं दे रही। सेलेक्टेड लोग हैं जो ऊपर जा पा रहे हैं। जब वहाँ पे 200-250 लोगों की सरकार में व्यवस्था है तो यहाँ से जो 3 लाख 2 लाख लोग ग्रेजुएट होके जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे आप बताइए? क्या बताएं? सुन नहीं रहे थे क्या? तो आपको देख रहे थे। अरे हमको काहे देख रहे थे यार, बतिया सुन लिए होते। सबको नहीं, ये बता रहे हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, ये हकीकत है। लेकिन मैं जो वो बात कह रहा था वो बात जो मैं कह रहा था कट गई थी कि सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए कि हमारे पास इतने पद हैं, इतनी वैकेंसी है, इससे ज़्यादा हम नए पद नहीं सृजित कर सकते हैं। फिर जितने पद आप बताइए उतने पद पे भर्ती करिए। इसी सरकार में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में खड़े होकर कहा था कि उत्तर प्रदेश में इतने पद खाली है, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप 1-2 में था। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का। मैं आपको जुडिशरी की हालत बताऊँ कि राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पद जुडिशरी के खाली हैं। महिला जजों की बिल्कुल भर्ती ही नहीं जैसे होती है, इतने जुडिशरी के पद खाली हैं। उसके बाद इस देश में लाखों करोड़ों, बिहार और यूपी में, हाँ यूपी में, उसमें यूपी भी अपना, इतने केस उसके बाद फिर पड़े हैं, इतने केस लोग दर दर भटकते हैं, रोज तारीख पे तारीख लगती है। वो तारीख कैसे सिमटेगी जब तक जुडिशरी में आप भर्ती करोगे नहीं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं हालत देख रहा हूँ, इतनी खराब हालत है। और सरकार लोग को इतना पता चलता नहीं होगा, बाहर के लोग। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हूं तो मुझे चीजें पता चल रही, और कोई सरकार का ध्यान नहीं है जुडिशरी। मतलब कि जिस देश के चीफ जस्टिस को, तीरथ सिंह ठाकुर को चीफ जस्टिस रोना पड़ जाए जजों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो उस देश की दशा और दिशा क्या होगी? ये बहुत ही दयनीय हालत है। जुडिशरी में तो सबसे ज्यादा दयनीय हालत है, इसीलिए करोड़ों केस पेंडिंग है। और 2 चीजें बस, पुलिस और जुडिशरी 2 अच्छी हो जाए, राजस्व, पुलिस और जुडिशरी 3 चीज़ अच्छी हो जाए, देश में कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो ही नहीं सकती है। और तीनों की दुर्दशा है। राजस्व विभाग में भी दुर्दशा है। इस सरकार ने क्या किया कि अखिलेश यादव की सरकार ने मेरिट को हमेशा रोका है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अच्छी की थी कि राजस्व विभाग में एक राजस्व निरीक्षक का पद होता है, उस पर पहले 50% आरक्षण होता था जो नए बच्चे आएंगे एग्जाम देके, और 50% जो लेखपाल और संग्रामीन होते हैं वो प्रमोट होंगे। इस सरकार ने क्या किया, उसको 100% प्रमोशन पे डाल दिया। लेखपाल संघ के दबाव में 100 नए बच्चों का 2016 के बाद भर्ती का मामला ही खत्म कर दिया। राजस्व निरीक्षक पद पे जो बच्चा भर्ती होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो समझिए ऑफिसर की स्टार्टिंग होती है, वो एसडीएम पे जाके रिटायर होता था। सरकार ने वो पद ही खत्म कर दिए।
मैं आपको और हालत बताऊं राजस्व की। राजस्व में एक चेयरमैन का पद होता था ग्रुप डी में। उसमें क्या होता है कि जो राजस्व निरीक्षक होते हैं, जैसे उनके डिपार्टमेंट से फाइल कलेक्ट्रेट ले जानी है, वहाँ से एसडीएम कोर्ट ले जानी है, यहाँ साइन होनी है, हाजिरी, ये वो, कोर्ट से कोई आया, उसका काम चेयरमैन करते थे। सरकार ने क्या किया, ग्रुप डी में चेयरमैन की भर्ती रोक दी। उससे क्या हुआ, कब खत्म किया इसको? यही जब 2017 में इनकी सरकार आई, इन्होंने क्या कहा कि हम इसको आउटसोर्सिंग पे रखेंगे। आउटसोर्सिंग मतलब संविदा पे, चलिए ठीक है वो भी कर लीजिए। फिर वो क्या हुआ, आज चुनाव होने जा रहा, 5 साल हो गए, आउटसोर्सिंग पे कोई सरकार ने पद नहीं भरे। अब फिर उस राजस्व निरीक्षक क्या करेगा, वो खुद से फाइल उठाएगा, आएगा कलेक्ट्रेट, फिर यहाँ से फाइल ले जाके वहाँ जाएगा तहसील में, फिर आएगा एसपी ऑफिस में, तो वो खुद तो करेगा नहीं, वो किसी को रखेगा। अब किसी को रखेगा तो उसका पैसे का जुगाड़ कैसे होगा? तो भ्रष्टाचार ऐसे ही तो शुरू होता है। भ्रष्टाचार, अब सरकार कहती है भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस होगा। जब आप भ्रष्टाचार को बढ़ाओ तो आप पद भर नहीं रहे हो, वो चेयरमैन का पद वो रखने के लिए किसी की व्यवस्था करेगा, वो डबल काम कर रहा है। अब वो आदमी जो रह रहा है उसका पैसे कर रहा है और कुरियर भी है। हाँ, उस पैसे का जुगाड़ अब राजस्व निरीक्षक कोई है अपने जेब से तो देगा नहीं, अब उसका जुगाड़ वो जनता से करेगा। अब फिर आप कहोगे भ्रष्टाचार को हम 0 करें। आप जब पद की भर्ती कर नहीं रहे हो, चलो आपने, वही मेरा ये कहना था कि सरकार ये तय कर ले कि उसे सरकारी नौकरी इतने हैं, इससे ज़्यादा हम नए पद नहीं सृजित कर पाएंगे। तो आपको संविदा पे भी रखना है, तो संविदा पे कम से कम रखिए। तो आप रख ही नहीं रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार को 0 करने। पूरा करें फिर सर, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, अभिषेक कुमार मौर्य। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों पर से गैर शैक्षणिक कार्य हटा लिया जाए, ताकि हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। अब हमारी कोविड टेस्टिंग में ड्यूटी लगी, और उसके अलावा वैक्सीनेशन में ड्यूटी लग जाती है, अनाज बांटने में ड्यूटी लग जाती है, जनगणना तो हम कब कर ही रहे हैं, चुनाव नाम तो हम बढ़वा ही रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में हमारे क्या, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हेल्थ विभाग के हम एक्सपर्ट नहीं हैं। हम जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं हमको वही कार्य करने दिया जाए। हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है तो पढ़ाने दिया जाए शांति से। वाले में भी जो बच्चे यार, कोविड में तो आपसे काम लिया, आप तनख्वाह तो पा रहे थे। अभी भी टेस्टिंग कराई जा रही है, अभी टेस्टिंग हो रही है, अभी वैक्सीन कराया जा रहा है। गया थोड़ी है भाई साहब, कोरोना नीचे से बढ़ता है। आपको कोई पुलिस वाला पकड़ रहा है, कोई पुलिस वाला पकड़ रहा है तो जेब में पैसा डाल रहे हो, सरकार उस पे आएगी भ्रष्टाचार बंद। ये बताइए, आज विद्यालय खुला हुआ है, आज की डेट में विद्यालय खुला हुआ, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, और स्टाफ देखिए जो है जितने काम लगे हुए हैं। कभी भी विद्यालय में आधे स्टाफ ऐसे प्रशिक्षण लगा दिए गए, ऐसे चीज़ों को दूसरे स्टाफ में जोड़ दिया गया कि आधे स्टाफ से ज़्यादा विद्यालय में रुक नहीं सकते हैं। या हर कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी न ठोकी जा रही हो। शिक्षक नहीं है, बाकी और सब कुछ है। वो कोई भी आप काम उठा लीजिए जहाँ पे जिस विभाग में शिक्षक की ड्यूटी न लग रही हो जो। हाँ बिल्कुल सुनिए। एक मिनट सर, मैं भी अध्यापक हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, मैं अध्यापक हूँ। अच्छा सुनील जी, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं धनपतगंज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, प्रसिद्धि विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा जी। मैं सिर्फ सरकार से ये चाहता हूँ कि जो सरकार ने छात्र संख्या के आधार पर प्रधानाध्यापकों के पद खत्म किए हैं वह गलत है। हर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद सृजित करिए, बच्चों की संख्या के आधार पर नहीं, विद्यालय की संख्या के आधार पर। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और छात्र संख्या के आधार पर नहीं, कक्षा के आधार पर अध्यापक नियुक्त करिए। अभी तक क्या है कि 30 बच्चे पर एक अध्यापक हैं, तो 30 बच्चे अगर कक्षा 5 तक मिलाकर के हो जाएंगे तो केवल एक ही अध्यापक नियुक्त होगा। तो हर अब एक वाले को पढ़ाएगा। क्या ऐसा होता है क्या कि एक प्रधानाध्यापक 2-3 का स्कूल देखना पड़ता है? अगर नहीं, प्रधानाध्यापक के पद रह ही नहीं गए हैं, उसमें ये हो गया कि 150 संख्या अगर नहीं है तो प्रधानाध्यापक का पद समाप्त कर दिया गया। ये गलत है पूरी तरीके से। प्रधानाध्यापक का है काम प्रधानाध्यापक अध्यापक नहीं है, प्रधानाध्यापक पद नहीं है। पूरी हो जाती है। प्रधानाध्यापक सुनिए सुन लीजिए, इससे क्या होगा कि अगर हर कक्षा के लिए एक अध्यापक हो तो कम से कम 5 अध्यापक एक विद्यालय में होने चाहिए और एक प्रधानाध्यापक का पद होना चाहिए। इससे जो बच्चे बीएड बीटीसी करके दर दर भटक रहे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी, गरीब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। अगर सुनिए सवाल है जी, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसी समय सरकार ये बोलती है कि लैपटॉप वगैरह और टैबलेट वगैरह ये सब बांटा जाएगा, ये सब बातें होती हैं कि शिक्षा सुधारने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। ये सब सरकारी तर्क पे आपका क्या कहना है? जी, मैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अध्यापन कार्य करता हूँ। वहाँ पर अभी इस तरीके में इस
चीज़ों को लागू करने में बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि परिषदीय विद्यालय के बच्चे अभाव से ग्रसित हैं और वहाँ क्या कहते हैं पढ़े लिखे गार्जियन नहीं हैं। तो इस तरीके का हमारे यहाँ तो हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की इस पर वो नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहती लैपटॉप हाई स्कूल इंटर को देना चाहती तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन बाकी मांगों पर ध्यान दें आप। जल्दी सर एक मिनट। परिषदीय विद्यालय में 80% सर्वे करा लीजिए। 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकार राशन बंटवा रही है, वो 5 किलो राशन लेने के लिए बच्चों के माध्यम से आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उनके पास स्मार्टफोन होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा सकता है। केवल ये है कि हाँ आपको ऑन पेपर शो कराना है तो आप करा लीजिए, अध्यापक को आप यूज कराना है कि नहीं, आप उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए ना। रुक जाइए, टैबलेट सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है ना। फिर बात अरे हो रही है ना, नहीं हो रही नहीं। अभी पूरे विद्यालय को टैबलेट नहीं मिल पाया, पूरे विद्यालय को टैबलेट नहीं मिल पाया। एक स्कूल में जितने बच्चे हैं उनको टैबलेट मिलने की तो बात दूर है, अभी व्यवस्था में। अब आप कल्पना कर सकते, जो बच्चा 5 किलो राशन लेके जा रहा है, 200 रुपए जिसको ड्रेस का दिया जा रहा है, स्मार्टफोन चलाने का उसके पास पैकेज होगा। तो अब इनका जवाब सुनते हैं। चलिए, अब इन्होंने कहा, इनकी अध्यापकों से इन्होंने भी कहा कि अध्यापकों से बेजा के काम लिए जा रहे हैं शिक्षण से अलावा। मेरा मानना है कि शिक्षण से अलावा अध्यापक के पास कोई काम नहीं होना चाहिए। सुन लिए मेरा मतलब, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की शैक्षणिक कार्य में ही आएंगे आपके पास ही आ रहे हैं, शैक्षणिक कार्य में ही लगा के कर सकते हैं। अगर वो वैक्सीन लगवा रहा है, कोरोना टेस्टिंग करवा रहा है, अनाज भी बांट रहा है और तमाम कामों में लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी चिंता होती है शिक्षा के प्रति। अब ये सरकारी नीति है या नीति निर्माताओं की दिक्कत है या सिस्टम की दिक्कत है, वो अलग बात है। लोग कह रहे हैं प्रधानाध्यापकों के पद खत्म किए जा रहे हैं। अब आपका जवाब, जो बीच में आप कह रहे थे कि आपने कोरोना के समय पढ़ाया नहीं तो काम क्या करेंगे। बात ये है कि जब बैठ के सैलरी ले रहे थे जब टीचर लोग, तब उनको अच्छा लग रहा था। जब जनसंख्या, अगर कहीं जनसंख्या की गणना करनी होगी या कहीं वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें कितने वैक्सीन लगे हैं, कितने फर्स्ट डोज सेकंड डोज ये लगे हैं, इन सब की गणना जब करनी होगी तो एक शिक्षित समाज ही वहाँ रहना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग तब क्या काम करेगा? स्वास्थ्य विभाग काम करेगा। एक मिनट, आप ही बोलिए। स्वास्थ्य विभाग हर जगह नहीं पहुँच सकता है, आप भी जानते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, कहाँ तक स्वास्थ्य कर्मी पहुँच सकते हैं? सबको सुनिए शिक्षा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आप ही बात बता रहा हूँ सर, एक मिनट सुन लीजिए। गुरु जो होता है वो समाज को दिशा और दशा दोनों देता है, और अगर गुरु किसी चीज से पीछे हटेगा तब तो ये तो अपमान है ना। जो IAS और PCS बन के निकलते हैं वो इन्हीं द्वारा शिक्षा दिए होते हैं, तो क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्या बात कर रहे हो? अरे यार, ये बीएड किया हुआ इंसान जाके सुई लगा दे। अरे यार, गजब बात हो रही है। नहीं लगाए हैं, सुई मैं आपको बता देता हूं, गलत है, गलत इंजेक्शन नहीं लगा। देखिए, हेल्थ केयर, ये मैं एक बात कह दूं, अगर मुझे पता चलेगा कि भाई सामने सुई लगाने या मेरे नाक में कोरोना नली डालने कोई ऐसा आ रहा, मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा। और मैं बता दे, सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए सर प्लीज मेरी बात सुनिए, सुई भी नहीं लगा, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन लो। और कोरोना टेस्टिंग करने कोई आ रहा है, अरे क्या बताएं? अरे पूछेंगे तो बताइएगा, सुन लीजिए 2 मिनट बाद हम भागेंगे, हम 5 लोगों और भगाएंगे हैं भैया। हमको इलाज चाहिए ट्रेंड और टॉट डॉक्टर से और स्वास्थ्य विभाग। अब सुन लीजिए, अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन लो भैया, ये इन्होंने ही कहा कि शिक्षक क्यों नहीं सुई लगाएगा, तो उस पर मैं कह रहा हूँ मैं नहीं लगवा पाऊंगा भाई। देखिए, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, ये जिला अस्पताल जा रहे हैं, 1 महीने ट्रेनिंग करेंगे, इनको सब कुछ सिखाया जाएगा। ये पहली बात होती ही नहीं है कि शिक्षक सुई लगाते हैं, उनको आंकड़े, उनको सचेत करने के लिए, चूंकि ये गांव ग्रामीण परिवेश में जुड़े रहते हैं, उनके बच्चे आते हैं। भाई साहब, आप सुन लीजिए, सब लोग, आप पूरी बात सुन। अपनी पीड़ा से, जब आपको पीड़ा हो रही वही ग्रसित है। वैश्विक महामारी में जब हमारे पास उतने हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हैं, तब सरकार को जरूरत पड़ी तो उन्होंने इंगेज किया, ये
लेकिन अब नहीं चाहिए, अब इनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल भरने चाहिए, वो अपना काम करें, वो बुनियादी चीज है। शिक्षक जो करते हैं वो बुनियादी चीज है। शिक्षा भैया सर ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, आपको सुनना भी पड़ेगा, अगर आप बोल रहे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप यहाँ आके इस चीज पे डिस्कस करेंगे तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, आपको रिलैक्स सरकारों को देना पड़ेगा, ये जरूरी है। चूंकि जनगणना की बात है तो जनगणना में पढ़े लिखे लोग लगते हैं, और चूंकि यहाँ पे जैसे 988 या 86 ग्राम सभाएं हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है 5 या 6 हज़ार शिक्षक होंगे। तो ये एक तरीके का मतलब लोगों को ये लगता है, सरकार जैसे जिलाधिकारी हो या शासन हो, तो उनको ये लगता है कि हमको 5,000 आदमी मिल गए, कोई काम हमको निष्पादित करके देना है सरकार को, तो हमको 5,000, तो वो इजीली इनको एंगेज कर लेती है। ऊपर वाले भी ऊपर से लेटर भेज देते हैं, वही चीज़ें होती हैं। और ये महामारी थी, इसमें सबको सहयोग करना था। मैं मानता हूँ, मतलब मैंने देखा है दुनिया भर के बहुत सारे एक्टर्स अपनी एक्टर्स गए अस्पताल में नौकरी करने, फ्रंट लाइन वर्कर्स गए, कई सारे पत्रकारों को मैं जानता हूँ जिनकी अलग ट्रेनिंग थी, वो फिर से काम करने चले गए कुछ समय के लिए, वो तो मैं मानता हूँ। आते हैं सर, आते हैं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन यार हाँ, अरे भैया मैं नेताओं से ज्यादा तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आ जाए, ऐसा कोई अप्रिहेंशन नहीं है, आ जाए, अंदर आ जाए। कौन है, आप ही आए? अच्छा, आप ठीक है, सबसे बात करेंगे। तो मिला जुला के अब लेकिन यार अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भर्ती हो, कायदे से प्रोफेशनल्स आए का मतलब यही था। अरे नहीं, आपने शब्द गलत चुन लिए। गुरु है, गुरु था, गुरु है, गुरु रहेगा आगे। एक मिनट यादव जी, एक सेकंड बात तो पूरी हो जाने दो यार। आप भी नहीं सुई लगा भी नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे जो कहा कि कोई पेट से सीख के नहीं आता, प्रशिक्षण और शिक्षण के आधार पे ही लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, काम कराया जाता है। और इनके काम खाली यही इतने थे, फॉर्म भरना, लोगों को सहयोग करना, लोगों को लाइन में लगाना, यही इतने। अब ये इस बहस से आगे बढ़ते हैं, इस बहस से आगे बढ़ते हैं। आ रहे भाई बात हो गई, सुन लो। मैं बता सकता हूँ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष यादव है, और मैं पिछले 1 साल से सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। और इस बीच में मैं केवल विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य 2 महीने कर पाया हूँ। बाकी 8 महीने मैं आपसे बता रहा हूँ। पहले कोरोना टेस्टिंग टीम में मैं काम किया हूँ, उसके बाद कोरोना डोर टू डोर सर्वे में काम किया हूँ, उसके बाद चुनाव में किया हूँ, उसके बाद उपचुनाव में किया हूँ, उसके बाद डीएलएड का पेपर हो रहा था वहाँ जीआईसी में, वहाँ गार्डी किया हूँ। उसके बाद फिर मैं वैक्सीनेशन टीम में काम कर रहा हूँ। मैं हफ्ते में या तो 1 या 2 दिन विद्यालय जा पाता हूँ, या तो नहीं हो पाता। कुल मिला के इस 1 साल में ज्यादा से ज्यादा मैं 2 महीने विद्यालय जा पाया। शिक्षण कार्य करना चाह रहे हैं। मैं शिक्षा से इतर चल रहा हूँ। अभी ये लोग तर्क देंगे, अभी ये लोग तर्क देंगे। भाई साहब हल्ला नहीं बोलिए आप। हम लोग देखिए, 1 सेकंड देखिए, हम लोग सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। भाई साहब, मैं आप लोगों से कितनी दूर पे हूँ ना कि वहाँ पे बिना आवाज ऊंची किए बात हो सकता है। हम लोग किसके पहले सुन लीजिए, 1 सेकंड, ये अभी तर्क यही होगा। जाने के लिए प्रयासरत था, और 2 साल तक मैं घर बैठा हुआ। तर्क यही था, तर्क यही देंगे ये लोग, या जो भी है आपके विपक्षी ये तर्क देंगे कि यार 2020 में तो पूरा लॉकडाउन लगा था, आप कहीं गए ही नहीं, स्कूल गए ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे, ये बात होने लगेगी तब। लेकिन उसके लिए सर हम लोगों को काम दिया गया था ना, आपको ऑनलाइन क्लास चलवाने हैं, आपको ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए अपनी डायरी मेंटेन करनी है, आपको स्कूल जाना है, ठीक। इसके बाद अभिभावक स्कूल आएगा। अच्छा, एक लोग बात ये कहने का मतलब, जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे हैं अभी 1 साल से, अभी मैं वही बात पे आ रहा हूँ, अभी इतना शिक्षित हुए नहीं, प्रशिक्षण अभी कह रहे हैं एडहॉक पे हैं, ठीक है, सहायक, अच्छा सहायक, सॉरी मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, सहायक अध्यापक रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए अभी सामने आप बच्चे को अपने गांव प्रवेश में है, सामने मैनेज करिए पहले जाके ना। उसके लिए सरकार आपको अगर दायित्व दे रही है समाज को बचाने के लिए, पहले हमारा समाज बचना चाहिए, एक शिक्षक को समाज भी तो बचाना है, अपने घर परिवार। अरे भाई ये बोल रहे हैं कि इनको ऑनलाइन क्लास करवाने के लिए बैठाया गया था। ऑनलाइन क्लास की नहीं, ऑनलाइन पहले समाज रहेगा तभी तो ऑनलाइन क्लास चलेगी, समाज रहेगा ही नहीं तो ऑनलाइन क्लास कहाँ चलेगी, समाज भी तो समाज नहीं रहे। अभी तुम्हारी जो बात कैमरे पे आई है कि टी स्क्रीन पे बच्चे आ नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, जाके समाज बचाइए, वो बात कैमरे पे आ गई, हम घूमे थे, तुम बताए नहीं, उसके आगे बात पूरी किए नहीं वो वाली। मैं वो नहीं बता हाँ, आप चलाओगे तो इन्होंने भैया ने कहा कि हम लोग घर बैठे थे, वहाँ कोविड सेंटर बना था मार्ट में ना भैया, है ना, वहीं पे ड्यूटी लगी थी हम टीचर से, लगातार कोरोना पीक पे था, और ना हमको कोई किट दी गई थी, ना मास्क दिया गया था, कुछ नहीं।
जो व्यवस्था करके जाएं हम अपने खुद से करके जाएं। डीएम सस्पेंड हुई थी, डीएम गलती की थी वो सस्पेंड हुई है, वो डीएम सस्पेंड हुई थी, उस समय डीएम सस्पेंड हुई, उस समय डीएम सस्पेंड हुई, उस समय डीएम को सस्पेंड किया गया और उसी के कुछ दिन बाद डीएम को दूसरी जगह नियुक्ति भी दे दी। आप बताइए क्या मतलब है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे हों। कुछ लोगों को जल्दी चूंकि सुन लीजिए सर, चूंकि मैं बेसिक शिक्षा परिषद में हूँ, वहाँ की समस्याओं को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। हमारे यहाँ शिक्षा मित्र भी हैं जो टीईटी पास हैं। सरकार को चाहिए था जितने टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनका बिना कोई परीक्षा कराए उनको अध्यापक बना देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब पिछली अखिलेश सरकार में इनकी नियुक्ति की गई थी शिक्षक पद के लिए तो कुछ लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मिनट, कोर्ट ने कहा कि जो लोग टीटी पास नहीं हैं, सुन लिया, अरे नहीं यार, पार्टी मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि टीटी पास को शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है, तो ठीक है, लेकिन जब अगर 35,000 शिक्षा मित्र टीटी पास कर लिए हैं के साथ सहानुभूति बरत का भी वो करना चाहिए और उनको परीक्षा दिए, अरे सुनिए अपने जो सर अभी जो बहस चल रही है, नहीं मेरे सर संतोष जी सर सुनिए, बात सुना कीजिए, गुस्साइए मत। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, अरे नहीं आप भी सुनिए हमने कहा कुछ समय रखेगा, हटा दिया था कोर्ट ने। सर सुनिए, अरे सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए जरा सा। मुद्दा ये है कि एक इंसान बीएड करके टेट करके टीचरी कर रहा है, पढ़ा रहा है, शिक्षक है वो, और एक इंसान को सरकारी स्कीम के तहत समायोजित कर दिया गया। दो लोग बराबर कहाँ से हो गए शैक्षणिक योग्यता के आधार पे? अरे सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ आप नहीं समझ पा, आप लेकिन माइक छीन रहे हैं और लंबा बोल रहे हैं, ये गलत बात है। विरोध देखिए, मैं उन शिक्षा मित्रों की बात कर रहा हूं जो टीईटी पास हैं और ट्रेनिंग उनकी बीटीसी की ट्रेनिंग हो चुकी है और टीईटी भी पास हो चुके हैं। मैं उन शिक्षा मित्रों की बात कर रहा हूं, न कि बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों की बात कर रहा हूं। टेट वालों को हो क्या शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, और लोगों को भी बात सुनते हैं। जी बताओ। सड़क की बात तो अधूरी रह गई थी, जाम वाली। आप बहुत लंबा हो जाएगी यार, बात आगे बढ़ चुकी है। छोटी सी बात, सिरे भगवान के पकड़ना सीखिए। आपने कहा विधायक क्या कर सकता है, हमने ये कहा था विधायक को हम अपने पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। अगर हमने उसको वोट दिया है तो अपने भले के लिए, वो अच्छा करेगा या खराब करेगा, ठीक है, तो उसको एक साइड प्लान तो बनाना चाहिए ना, वो नहीं बनाया है, जाम यहाँ लगता है। और जो सबसे जरूरी मुद्दा है, मैं बीजेपी का हूँ, वोट देता हूँ, लेकिन अपनी कमियां जाननी चाहिए। अभी जो वास्तव में है वो जनता थोड़ी सी महंगाई से परेशान है, थोड़ी सी, ठीक, ये अपनी कमियां जाननी चाहिए। अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो हमको अच्छाई के साथ अपनी बुराई भी सुननी चाहिए, लेकिन उसकी दिक्कत क्या हो जाती है, वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है भारत की, वो कहीं ना कहीं जो है महंगाई में जो है आड़े आए। जी बिल्कुल, देखिए अब ज्यादा जो ये राशन जा रहा है सर, 35 किलो दिया जा रहा है, ये पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा तभी दिया जाएगा, ठीक है, वो चाहे हमारी जेब से जाए चाहे आपकी जेब से जाए, ठीक है, तो हमको तो फ्री राशन देना है, ठीक है, तो वो मेरे पास तो क्राइटेरिया आदमियों का नहीं है, लेकिन फिर भी 20-30 करोड़ तो होंगे ही, जिनके जितने परिवार हैं उतना तो देना है। तो महंगाई तो जाहिर सी बढ़ रही है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना होगा और उसके लिए पॉपुलेशन पे कोई नियम लाना होगा। पॉपुलेशन में नियम लाना, हाँ, ये पता है, ये बड़ा वैसा तर्क होता है परिवार होगा भाई, ये वैसा तर्क है। अब नंबर में बाद में झगड़ा कर लेना। तो मेरा तर्क ये है गुरु, मेरा तर्क ये है ना, मेरा ये कहना है कि यार सरकार पे जब भी बोलो यार नौकरी नहीं है, सरकार से जब बोलो महंगाई है, तो सरकार बोले कि यार जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्या मतलब, ये सीरियसली ये बहानेबाजी नहीं लगती है एक बारे में? लेकिन यार पता है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठा लीजिए, WHO का आंकड़ा उठा लीजिए, और ये आंकड़े, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं से रट के आया हूँ, ठीक है, मैं ललन टॉप पे एक शो करता हूँ जिसका नाम खर्चा पानी है, और अभी मेरे साथी दर्पण कर रहे हैं, कुछ समय तक अर्थात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ये बातें हम लोग डाटा के माध्यम से उठाते थे।
भारत की जनसंख्या इस समय जो है वो ऐसी नहीं कि वो बढ़ी है। भारत में जनसंख्या दर स्टेबल हुई है, वृद्धि दर स्टेबल हुई है, जनसंख्या और मॉर्टेलिटी जो है वो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। और भारत की जो जनसंख्या है, काम करने वाले लोगों की जनसंख्या 21 साल से लेकर 35, 40, 45 साल तक वालों के लिए भारत के पास सबसे रिच जनसंख्या है का आंकड़ा मौजूद है, जिसको नौकरी दिया जाना दे सकते हैं। अगर आप आज बिल लाएंगे, 4 महीने बाद बिल पास होगा संसद में, 1 महीने बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर लगा के गजट करवा देंगे उसका, फिर जो बच्चा पैदा होगा उस पे आप करेंगे यार अभी जो जनसंख्या है उसको तो नौकरी दीजिए। ये तो एज होती जाएगी ना। ये जो अभी 21 साल का है ये कल को 22 साल का होगा, ये आज 35 साल का होगा और 36 साल 37 साल का हो जाएगा, 45 साल वाला और बूढ़ा हो जाएगा। तो मतलब आप उसको नौकरी देना पड़े कि आप बढ़ाते जाएंगे और आप उसको नौकरी। अच्छा है सरकार का, ऐसा नहीं है, लेकिन महंगाई रोजगार पे कुछ तो सोचना होगा। हाँ, वहां पे सोचे। मतलब जब मेरा बस इतना कहना है कि जनसंख्या पे बहानेबाजी ना हो जाए, जनसंख्या को बहाने की तरह पेश न किया जाए। आप अपने फ्रंट पे काम कीजिए। जी सर, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। भाई साहब ने कहा काम अच्छा है। पहले अपना परिचय दे। मेरा नाम तेजिंदर सिंह बग्गा है, जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर। भाजपा वाले तो नहीं है? जी नहीं। दिल्ली वाले? जी नहीं। अरे वो दिल्ली वाले भी हैं तो। हाँ, वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है। मेरा नाम तेजिंदर सिंह बग्गा है। अच्छा, पाल सिंह बग्गा है वो आपके नाम? हाँ जी। अच्छा। मेरे उनमें जमीन आसमान के अंदर, मैं समाजवादी हूँ और वो भाजपाई हैं। मैं सत्य की बात करता हूँ, वो झूठ की बात करेंगे। अच्छा, भाजपा ने आम आदमी पार्टी से नहीं, वो तेजिंदर सिंह बग्गा नहीं, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा दूसरे हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की बात हो रही है, वो बीजेपी में चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी से। आप ये बता दो, मैं झूठ इसलिए कहा इनको कि जहां देश 1 साल से ऊपर किसान रहे सड़कों पर, आप बैकफुट पे आए। पहले इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये देश है, लोकतंत्र है, आदमी अपना हक मांगता है। मैं जब समझ सकता हूँ, हिंदू मांगता है तो उसको नक्सलाइट कह देते हो, मुसलमान मांगेगा उसको आप पाकिस्तानी कह देते हो, सरदार ने मांग लिया तो उसको मैं कहता हूँ हम तो किसान थे, किसान अनाज पैदा कर रहा, पूरा देश खा रहा था। लोगों की बातें हैं, वो किसान नहीं, वो पिज्जा खा रहे हैं। अरे हम मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं। आप सुल्तानपुर की बात करिए, सुल्तानपुर में सड़क चौड़ीकरण की बात आ रही थी, अभी लोगों ने कहा तो बताया काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है, डेंगू का प्रकोप जोरों पे है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है, तत्काल होना चाहिए था। कोरोना काल में बात हुई, मैंने इंजेक्शन लगवाए, टीके लगवाए। आप भी 1 मिनट पंडित जी, कोरोना काल की बात हुई, लाशें तैरती रही ना, जमीन के नीचे भी, जमीन के ऊपर भी लाशें दिखती रही। इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीन लगवाया, क्या बता रहे थे आप? मैंने नहीं लगवाया। अच्छा, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है? जी नहीं, मैंने नहीं लगवाई। कहा था ना वो बीजेपी की वैक्सीन है। मैंने अभी नहीं लगवाई भाई, नहीं लगवाई। मुलायम सिंह जी ने लगवाई है। ये भी लगवाया, अभी क्यों नहीं लगवाया है? ये भी है। आपको मालूम है मेरे बारे में, फिर तो अच्छे से जानकारी होगी भाई। अरे सर मैं भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपने वैक्सीन नहीं लगवाई भाई? अभी तक तो नहीं लगवाई। उसकी सर आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और आप कोरोना से होने वाली मौतों का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ा टेढ़ा सा पैराडॉक्स हो गया। हम तो खुद लगवाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझको स्वयं अभी मेडिकल की कुछ दिक्कत थी, इसलिए मुझे डॉक्टर्स ने सलाह नहीं दी लगवाने की। जी, मेरी फैमिली में लगवाई है, मैंने नहीं लगवाई। अच्छा, अखिलेश जी ने तो कहा कि ये नहीं लगवाएंगे। लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? अब तो वहाँ पे बैठे हुए थे वो, बगल में गोंडा है, वहाँ पे पंडित सिंह यहाँ गए थे और वहाँ पे बैठे थे, वो बोले कि नहीं, भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, पहले इस साल हम तो लगवा, अगले साल लगेगा तब लगवाएंगे, ऐसा बोले थे। अखिलेश जी ने बोला जब सबको लग जाएगी उसके बाद लगवाएंगे। अखिलेश जी ने बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि सबको लगवा, सब लग जाएगी उसके बाद मैं लगवाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। पहले लगवा ले, जाकर रैली वैली करना है, चुनाव आ रहा है, वो सब ठीक है। मैं नहीं लगवाऊंगा। बाद में उनको पता चला कि ये चीजें मतलब बैकफायर कर रहा है, तब उन्होंने मान लिया, उन्होंने लगवा लिया। ये तो वो बातें अलग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, पहले इसका बताइए, देश इसका जवाब मांगता है कि जो लाशें तैर रही थी वो क्यों थी, वो कहाँ थी? जो 700 किसाने मर गए हैं, जो शहीद हुए, उनको क्या देगा आप? उनके परिवार को मुआवजा कौन देगा? उनकी बात करिए आप। कोरोना तेजिंदर जी वैक्सीन के सवाल पे घिरे हुए हैं, इसलिए आगे बढ़ाए हैं बात को। हाँ बताइए।
कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है। कोरोना वैक्सीन में अखिलेश जी ने शुरू में ही भ्रम की स्थिति जनता में पैदा कर दी। मतलब हाँ, वो इस तरीके की बात करके फिर बाद में जाके आप लगवा लेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे मुझे में तो पड़ लगता है भाई जाती है। नहीं, क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़े मुझे नहीं पता नेता की क्या क्रेडिबिलिटी कितनी खतरे में पड़ती है। नेता के कई सारे फॉलोवर होते हैं यार। हाँ। नेता होता है जैसे वो बस में justify फॉलोवर करते हैं हैं, आपको वो उन चीजों को आपको justify करते हैं। अगर मेरा साफ कहना है, अगर नरेंद्र मोदी कहीं जाकर मास्क नहीं लगाते हैं और जब वो एक टीवी पे बोलते हैं ऐसी बात की, ये अभी कमेंट में मुझे हम लोगों को भी लिखा जाएगा, इंक्लूडिंग मी, सबको लिखा जाएगा कि आप लोग भी नहीं लगवाए हुए हैं। लेकिन अब एक जनप्रतिनिधि की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी अगर ये टीवी पे कहते हैं कि आपने मास्क लगाइए, फिर वो जाकर कहीं बिना मास्क के दिखते हैं। अखिलेश यादव वैक्सीन के खिलाफ बयान देते हैं और फिर उनके कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो आपको फॉलो करने वाले लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है। हाँ, मैं ये कहना चाहती, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अब ये बात कह रहे हैं किसानों की, कृषि बिलों की, जिसके बारे में आपने कहा अरे वापस तो ले लिया, अब क्या चाहिए? बिना मास्क लगाए नहीं जाते हैं। सुनिए, जब हमारी जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, प्रधानमंत्री जी के बहुत ही वो है कि वो जनता की बात जनता नहीं मान रही तो वो अपना बिल वापस ले लिए। प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है, वो जनता की बातों को मान लिए। ये इतने लोग शहीद हो गए, उससे पहले लेना चाहिए था। उसके पहले उसको आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा था। इस चीज पे मैं सहमत हूँ आपके साथ कि ये चीजें गलत। वो देखिए, वो खालिस्तानी, उनके नेता खालिस्तानी आतंकवादी कहें तब आप जस्टिफाई करेंगे। बाइक ले लिया तो उसको भी आपको जस्टिफाई करना। जो कर्तव्य रहे हैं, नहीं, जो लाल किले फैक्ट पे झंडे को उतार करके जिस तरीके के निहंगम वो गलत, वो उन्होंने गलत किया, उस पर भी बोल दीजिए। वो उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ, सनी देओल के साथ दिखाई दी। आखिर वो कौन है? उसके बाद उसको सजा क्यों नहीं हुई? हम तो उसकी सजा की मांग करते हैं। मैं सजा की मांग करता हूं। अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी छाया थी ना, फोटो थी। आखिर वो कौन है? सबसे बड़ी बात ये है कि सब अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भैया कह रहे हैं किसान बिल पे जो बोल रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में संवादहीनता की कमी रही। एकदम रही, मैं भी मानता हूं। संवादहीनता की कमी रही। ठीक है, मैं सरकार को गलत मान रहा हूं कि उन्होंने शुरुआत की, कौन गया? यही निर्णय लेना था तो इतने सारे इतने पुलिस प्रशासन, समय, पुलिस बल, इतने रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होनी चाहिए थी। जनता भी यहाँ की परेशान हुई। लेकिन किसान नेताओं का क्या फर्ज बनता था? बिल आया, किसी किसान नेता ने ये कहा कि इस बिल में ये चीज है और ये चीज गलत है। केवल 3 पॉइंट पे हमको बताया गया, एमएसपी पे, और आपके खेत गिरवी हो जाएंगे। ठीक है, फार्मिंग में आप चले जाएंगे, गिरवी हो जाएंगे। मेरे गांव का खेत है, मैं किसान तो नहीं हूँ, मेरा अधिया पे है। यहाँ पे आपको फर्स्ट हैंड कोट दूंगा। मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट जेरी है यहाँ पे मेरे साथ। जेरी ने सिंगू बॉर्डर पे, जेरी सिंगू बॉर्डर पे उस समय पार्टी के नगर अध्यक्ष भी आगे। कोई अच्छी बात है, आप लोग आप यहाँ पे जेरी हमारे साथी जो हैं वो 1 महीने सिंघू बॉर्डर पे गुजार के आए हैं। और अगर आप बता रहे हैं कि किसान जो है, उन्होंने, किसान नेताओं ने सही चीजें नहीं कन्वे की, तो मेरे ख्याल से जेरी के पास इसका शायद जवाब हो सकता है। जेरी बताइए। नहीं, वहाँ पे मतलब चलता था, वो लोग भाषण तो देते थे, वो गिनवाते रहते थे कि हम लोग हाँ ये है, इस वाले लाइन में ये लिखा है, इस वाली लाइन में ये लिखा है। वो लोग गिनवाते थे प्रॉपर भाषण में अपने। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं था, कुछ था, लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाए सरकार के साथ। वो कन्वे नहीं कर पाए सरकार के साथ। वो चीजें यहाँ तक नहीं आई। हम किसानों के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। किसान इस कन्वे कर रहे थे, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो कहीं लैब्स था। हाँ, वो लैब्स था। ये दोनों पक्षों में बात होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। ये संवादहीनता की कमी रही कहीं ना कहीं जाके। सर, क्या नाम है आपका? राजू चौधरी, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। वैक्सीन लगवाए हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सबको आपके उपाध्यक्ष जी नहीं लगवाए थे, इसलिए बता रहे हैं। मतलब वैक्सीन को लेकर बवाल हो चुका है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और शायद हो सकता है तो मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास। अरे सर बोल लिए, मान लिए। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। अरे भाई, इन्होंने अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ कहा, वो भाजपा नहीं समझ पाएगी। क्यों नहीं? माननीय धरतीपुत्र जी ने लगवाया। जैसे ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये नहीं कहा कि भारत सरकार की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? भाई, भाजपा की सरकार है, अगर आप भाजपा की उस पे मोहर लगा के फोटो लगा के दे रहे हैं, क्या मतलब? भारत सरकार की मोहर लगाइए ना। अरे सर सॉरी, नाम क्या आपका?
राजू चौधरी राजीव जी, धर्मेंद्र राजू चौधरी, धर्मेंद्र जी। अरे भैया धर्मेंद्र जी, उसमें पीएम मोदी की फोटो है, वो संसदीय पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है, किसी भी पार्टी का हो। भाई हर मंच से यही कहते थे भाजपा वालों ने वैक्सीन बना दी, हर मंच पे तो यही आता था कि भाजपा वालों ने वैक्सीन बना दी, तो भाजपा की वैक्सीन हम क्यों लगवाएं? भारत सरकार यार अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ, भाजपा वालों को बुरा लग जाए, मैं मानता हूँ देश के वैज्ञानिकों ने, इस दुनिया के बहुत चुनिंदा वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। कोई भी पार्टी अगर क्रेडिट लेती है तो गलत है, और कोई भी पार्टी इसका पार्टी को वैक्सीन कहा के विरोध करती है वो भी गलत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ लोग ऐसी अफवाहें भी फैलाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 130 करोड़ लोगों को एक साथ वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। कभी कुछ अफवाहों की वजह से लेट होता है, कभी कुछ बाद में सभी लगवाते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं बन जाती है, उस समय तक हमारे पास प्रोटेक्शन भी हो जाता है। ठीक, आज लगभग वैक्सीन हो गया ना, अफवाहों का कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अरे भाई रोज आप फोन करिए, आप फोन करिए तो बताते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। अभी आप मेरे नंबर पे मिला ही, हो सकता है आप पे भी टून बजे, तो फर्जी प्रचार। मेरे साथी आयुष है यहाँ कहीं, आयुष आओ इधर, हाँ तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे। मेरे साथी आयुष है ये, आप लोग इनको ललन टॉप, इनको जगह दीजिए, ये भी ललन टॉप में आते हैं ना, थोड़ा सा इनको जगह दे दीजिए, तो कैमरा पे आ जाएंगे कभी कभी। तो ये आयुष हैं, और हम लोग गाड़ी में थे, प्रतापगढ़ से लखनऊ जा रहे थे, प्रतापगढ़ से शायद लखनऊ जाए, तो तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आया था। किस चीज से जुड़ा है? वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ। अच्छा हाँ, अच्छा, हम लोग एक आध हफ्ता ही हुआ होगा। प्रतापगढ़ में से हम लोग थे, और दिन भर धक्का मुक्की वाली कवरेज हुई है, रात में एकदम झय्यम पोटास कर देने वाली टाइप की बहस हुई है, और गाड़ी में बैठे थे और रात थक के हुए लेटे हुए हैं। आयुष के माँ से, अरे यार ये क्या हुआ, आयुष बोल रहा है, और आयुष ने मोबाइल निकाला और उसमें लिखा हुआ था, अरे हमको वैक्सीन लग गई। ये वैक्सीन का, ये मेरे साथ भी हुआ। आयुष जी का आपका 27/11 का कोविशील्ड का 4 बजे का डोज लग गया था आपको। हाँ, और ये अभी फर्स्ट डोज पे ही चल रहे हैं, अभी इनका अभी वही अवधि आई ही है बस। ये मेरे साथ भी हुआ, जो भैया की बात मैंने तुरंत समझ ली। एक बार मैंने बुक कराया था, अपना स्लॉट बुक कराया, धनपतगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे स्लॉट बुक कराया था। तो वहाँ पे मैं पहुँचा तो मैडम को लॉगिन करने में दिक्कत हो रही थी, जो वहाँ पे थी, जो लॉगिन होता है ना ऐप से, वो लॉगिन करने में दिक्कत हो रही। मैं अपने घर चला आया, वो कहीं कि मैं पहला दिन है आज मेरा, मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। मैं घर जाता हूँ और उसके बाद मुझको मैसेज आ जाता है बिना लगे, लेकिन बाद में फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने बताया तो वो चीजें सही हुई। आप लोग सेंटर पे गए ना, आयुष तो गईबो नहीं किए, और आयुष गईबो नहीं किए, और ऐसे मैं 50 एग्जाम्पल जानता हूँ। ऐसा शख्स होता है घर परिवार का जाता है, अपना नंबर लेडीजें नहीं देती हैं, तो अपने किसी परिवार का नंबर सदस्य का दे आते हैं। तो ये अरे आप आयुष, मेरे घर में सबको वैक्सीन लग चुकी है, कोई मेरा नंबर दे के नहीं गया होगा। तुम्हारा नंबर दे कोई नहीं गया? नहीं। अच्छा, आयुष के मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उसको बिना नंबर के होगा ही नहीं, बिना नंबर के कसम दिए रहे होंगे कि सुई लगवा लेना, जाके इंजेक्शन लगवा लेना, तो आपको भरोसा देने यार जबरन अपनी बात उसके मुंह में डाल रहे हो तो आपको भरोसा दिलाने के लिए ये कर लिया होगा। अरे नहीं, तो हंसी मजी हम लोग प्राथमिकता थी सुई लगवाना, तो परिवार अगर बचाना है तो प्राथमिकता थी, उसमें किसी पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है। ये इस देश के वैज्ञानिकों की बात है कि उन्होंने इतने कम समय में, जिस हिसाब से चुनौतियां थी उस हिसाब से, तो शुरू में जब 2020 में आया था हम लोग को ये लग ही नहीं रहा था कि ये अब जाएगा इतनी जल्दी। बातचीत अब यहीं खत्म करते हैं, लंबी बातचीत रही, संतोषजनक, कई सारे पहलुओं, कई सारी बातों पर बातचीत हुई। आप लोगों सर भारत माता की जय, मतलब आप कोई भी बात नहीं, मुझे कोई किसी नारे से कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत हो जाने दीजिए यार। समाजवादी पार्टी के तो आप लोग इस बातचीत को ललन टॉप यूपी पे और ललन टॉप पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा, अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया।